Hello, friends. Good evening to everyone. This side Rahul Kaushik, and I would like to welcome you all on my YouTube channel, Nursing Study Point. So, आज फिर से हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, आज हम न्यूट्रिशन में एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका नाम क्या है, विटामिन ई. ठीक है, विटामिन ई, भाई ये भी ध्यान रखना आप लोग, इट इज़ ऑल्सो अ फैट सोल्यूबल विटामिन. कौन सा विटामिन है ये? फैट सोल्यूबल विटामिन. ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखोगे. चलिए, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंट्रो के बारे में. देखिए, इंट्रो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसका हिस्ट्री वगैरह जो भी है. ठीक है, चलो इसके नाम वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं जो विटामिन ए का जो इंट्रो है ना, वो सबसे पहले शुरू होगा किसके साथ में? डिस्कवरी के साथ में. इसका जो डिस्कवरी है ना, बड़ा स्मूथ सा है. ठीक है, और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी? 1922 में दो साइंटिस्ट आए थे हमारे पास में. वो दो साइंटिस्ट जो थे, उनका नाम क्या क्या है? हर्बर्ट मैकलेन इवान, दिस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट. और दूसरा साइंटिस्ट था, उनका नाम क्या था? कैथरीन स्कॉट बिशॉप. कैथरीन स्कॉट बिशॉप. ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर स्टडी कर रहे थे या कहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, और क्या डिस्कस कर रहे थे भाई? इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन रिप्रोडक्शन इन रैट्स. ठीक है, कि रैट्स में जो रिप्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग जो डाइट थी उनके ऊपर ये क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे. ठीक है ना, इन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया, ध्यान से सुनते चले जाना. अब आप लोग देखो, उन्होंने देखा कि जो उस यूनिवर्सिटी में जो रैट्स की जो डाइट थी ना, वो कैसी थी? प्यूरिफाइड डाइट. कैसी थी? कैसी डाइट थी वो? प्यूरिफाइड डाइट थी. उसके पास उनकी डाइट में विटामिन ए, बी, सी और डी, ये तो मिक्स था ही डाइट के साथ में. और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब उनकी डाइट में क्या था? इंक्लूडेड होता था. उन रैट्स की क्या हो रही थी? नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी. ग्रोथ कैसी थी? नॉर्मल थी. ठीक है, वो जो उनकी ग्रोथ थी वो नॉर्मल हो रही थी. जो भी उनका बॉडी बिल्डअप जो था वो सबका सब कैसा हो रहा था? नॉर्मल हो रहा था. बट ना, एक लेकिंग पॉइंट क्या रहा था इस डाइट की वजह से? वो क्या थे कि अनेबल टू रिप्रोड्यूस परफेक्टली या फिर नॉर्मली. वो अपनी जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने में या बर्थ करने में, करवाने में क्या हो रहे थे? अनेबल थे. अनेबल टू रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली लिख सकते हो आप लोग. ठीक है, ये एक उस डाइट की एक प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो इन रिसर्चर ने या जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? दे एडेड वीट जर्म. वीट जर्म मतलब गेहूं के दाने से गर्म करके उसको, और उसमें से जो ऑयल वगैरह निकलता था वो क्या करते थे? इसको उन्होंने उसको देना शुरू कर दिया. और साथ में क्या क्या देना शुरू किया? लेट्यूस. क्या दिया साथ में? लेट्यूस दिया. और कुछ कुछ उन्होंने क्या देना शुरू कर दिया? वेजिटेबल ऑयल्स. ठीक है, वीट जर्म, लेट्यूस और वेजिटेबल ऑयल्स, ये उन्होंने देना वहाँ पर शुरू किया. ठीक है, तो एक्चुअल क्या हुआ उस डाइट की वजह से ना, ड्यू टू दिस डाइट या ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डाइट, जो उनका जो रिप्रोडक्शन था या उनकी जो फर्टिलिटी पावर थी वो क्या हो गया? क्या हो गया था? रिस्टोर. ठीक है, वापस वो रिस्टोर वो हो गया था. तो उस टाइम पर उन्होंने ना विटामिन ए को क्या नाम दिया था? फैक्टर एक्स. कि कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर है जो क्या है, रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुली स्टोर करवा रहा है. किसमें? रैट्स में. ठीक है, तो फिर उन्होंने ना इस विटामिन, इस फैक्टर एक्स का क्या नाम दे दिया? विटामिन ई. क्या नाम दिया इसका? विटामिन ई. और इवेंचुअली कब डिस्कवर किया गया था इसको? 1922 में इसको डिस्कवर उन दोनों ने मिल करके कर दिया था. और अगर कोई आप लोगों से पूछे ना भाई कि 1922 में जनरली डिस्कवर किसने किया था? इवांस ने. जो पहले वाले साइंटिस्ट थे ना, ये वाले, एक बार अभी ध्यान से सुनो. ये वाले हर्बर्ट मैकलेन इवांस, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था. ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखोगे. अब देखो, जो विटामिन ई है, जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वैसे इसको हम लोग बोलते हैं टोकोफिरोल. क्या बोलते हैं इसको? टोकोफिरोल. जो इसका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्म कौन सा होता है? अल्फा टोकोफिरोल. अल्फा टोकोफिरोल. अगर कोई आप लोगों से पूछे कि टोकोफिरोल कितने टाइप का होता है विटामिन ई, तो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का. अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा.
ठीक है, बट जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं कौन सा करते हैं, अल्फा टोकोफिरोल। और अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि टोकोफिरोल कैसा वर्ड है, टोकोफिरोल भाई ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसको किस किस में से मतलब कैसे कैसे इसको हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला वर्ड आता है टोकोस, नेक्स्ट आता है फेरिन, नेक्स्ट क्या आता है फेरिन, और लास्ट में क्या आता है ओल। क्या आता है लास्ट में, ओल, ठीक है ना। टोकोस का मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। क्या मतलब होता है इसका, चाइल्ड बर्थ। फेरिन का मतलब क्या होता है, टू बियर, ठीक है, और कैरी। और ओल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल को ग्रुप, इसके साथ में क्या होता है, कोई ना कोई जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा विटामिन है, ठीक है, जो कोई प्रेग्नेंट, जो कोई फीमेल है, ठीक है, जो क्या करवा सकती है, चाइल्ड बर्थ करवा सकती है, और मेल क्या कर सकता है, जनरली रिप्रोड्यूस करवा सकता हो। तो इसलिए विटामिन ई को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव विटामिन, ठीक है। अगर किसी को याद रखना हो तो ध्यान से सुन लेना, क्या बोला जाता है इसको, रिप्रोडक्टिव विटामिन। इसी को एक और नाम दिया जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्या नाम दिया जाता है इसको, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और कुछ टाइम पहले ना इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल कि ना एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। क्या क्या बोलते थे इसको हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ये क्या करवाता था, प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज बाय फ्री रेडिकल, डैमेज बाय फ्री रेडिकल, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। इम्यून सिस्टम में हेल्प करता था ये, कहाँ पर हेल्प करता है, करता था नहीं सॉरी, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। नर्व फंक्शन में हेल्प करता है उसी के साथ में। और जो सेल्स के पास में जितने भी सिग्नलिंग वगैरह होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज के टाइम पे, उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करेगा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स। प्लीज़ और ध्यान से सुनना, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट वगैरह हो गए ना, वॉलनट, इनमें मिलता है। सीड्स जो सूखे बीज होते हैं, वीट गेहूं में मिलता है। उसके अलावा वीट गम्स बोल सकते हो, सॉरी जम बोल सकते हो डायरेक्टली, गम्स नहीं, स्पिनच मतलब पालक। और कुछ कुछ अदर फूड भी आते हैं, उनको या डायरेक्टली लिख सकते हो अदर फूड्स, ठीक है, एट्सेट्रा। चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सो केमिकल स्ट्रक्चर, ये इसको आप लोग ध्यान रखो, ना भी रखो तो आप फिर भी काम चला सकते हो। कितने टाइप का होता है भाई, 4 टाइप का, अल्फा टोकोफिरोल, बीटा टोकोफिरोल, गामा टोकोफिरोल एंड डेल्टा टोकोफिरोल, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, अल्फा टोकोफिरोल। तो हम इसी के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक्चुअली क्या मिलता है आप लोगों को, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ नीचे की तरफ, एक इस तरीके से 6 साइड एंगल्स मिलते हैं, या आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो बेंजीन रिंग मिलती है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पर OH, फिर से CH3, और नीचे की तरफ भी क्या जुड़ा होता है, CH3। फिर से एक और आप लोगों को यहाँ पर कॉलम जुड़ता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, 5 साइडेड रिंग यहाँ पर मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप, फिर से यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से एक ग्रुप जुड़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ दिखाई देगा, फिर यहाँ पर CH3 आएगा, और 1 2, फिर यहाँ पे CH3 दिखाई देगा। एक एक्स्ट्रा बन गया भाई, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। वेयर इज द पेन, दिस साइड, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इस तरीके से एक लास्ट में कहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर, इस तरीके से। ये पूरा का पूरा क्या हो गया अब हमारे पास में, अल्फा टोकोफिरोल, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टोकोफिरोल। और इसको लिखते कैसे हो, C29H50, C29H50O, ठीक है, C29H50O, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। और मैं अगर इसको और एक्सप्लोर करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो इसका की स्ट्रक्चरल फीचर्स जो मिलेंगे, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया उसमें क्या क्या फीचर हैं इसके, ध्यान से सुनना। एक इसमें क्या मिलता है, क्रोमेनोल रिंग, ठीक है, या डायरेक्टली बोल सकते हो एक एरोमेटिक रिंग मिलती है, जिसके पास में क्या होता है,
ऑक्सीजन, जिसके पास में क्या होता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और क्या होता है साथ में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। और एक लॉन्ग कौन सी चेन मिलती है, लॉन्ग फाइटल रिंग, या डायरेक्टली बोल सकते हो साइड चेन, फाइटल साइड चेन मिलती है, ठीक है। या डायरेक्टली बोल सकते हो इसमें एक टेल मिलती है, कौन से बॉन्ड की, हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है। और ना ये हाइड्रोकार्बन टेल जो है ना, इसी की वजह से ये कैसा विटामिन माना जाता है, फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो कितने फीचर्स हैं इसके पास में, 3 फीचर्स हैं। पहला ये क्रोमोसोमल रिंग मिलता है, सॉरी क्रोमेनल रिंग मिलता है, जो कैसी होती है, एरोमेटिक रिंग है, जिसके पास में ऑक्सीजन होगा। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, ध्यान से जरूर करना, जहाँ पर आप लोगों को OH मिलता हो, ठीक है ना। और ये जो OH है ना, इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी कैसी आती है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, ठीक है। ये फ्री रेडिकल को क्या करेगा, कम करवाता है। फ्री रेडिकल कम होंगे तो सेल डिस्ट्रक्शन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखोगे। और अगर फिर भी मैं अगर एक और चीज़ इसमें आप लोगों को समझाऊं तो कैसा होता है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे लिखवाया ना, लॉन्ग फाइटल रिंग, तो कैसे दिखाई देती है आप लोगों को, ये ना इस तरीके से आप लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन आता है, यहाँ पर आप लोगों को CH3, ठीक है। फिर इस तरीके से आप लोगों को ना एक रिंग बनती हुई दिखाई देती है, लॉन्ग रिंग, और नीचे की तरफ आप लोग इसको क्या बोल देते हो, लॉन्ग फाइटल रिंग, ठीक है। और ऊपर की तरफ फिर से क्या लगा मिलता है आप लोगों को, हाइड्रोकार्बन, या फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोल सकता हूँ, डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इतना सा आप लोग ध्यान रखना। और मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये वाला, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान से सुनना आप लोग। इसमें क्या है, OH, क्या है ये, OH। यार ये जो OH ग्रुप है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जो OH ग्रुप है ना, प्लीज़ थोड़ा सा इसमें फोकस करना आप लोग। ये क्या करता है, ये डोनेट करता है हाइड्रोजन एटम। क्या डोनेट करता है, एक हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये किसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स। किसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, फ्री रेडिकल्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखोगे। सो ये किसके बारे में था, इसकी डिस्कवरी के बारे में था, और इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर आप लोगों ने डिस्कस हम लोगों ने अब कर लिया है। चलिए अब हम लोग ना बेसिक पे चले जाते हैं। जनरली नॉर्मल जो हमारी लाइफ में या आपके आने वाले एग्जाम्स में जो जनरली यूज़ होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस जो आप लोगों के लीनियर क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ठीक है ना। चलिए चलो लिखते हैं नेम्स। विटामिन ए के क्या क्या नेम हो सकते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बोल दिया टोकोफेरोल, और कौन सी इसकी पार्ट ज़्यादातर यूज़ होती है, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा टोकोफेरोल। इसी को ही क्या बोला जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्या बोला जाता है इसको, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये मैंने पहले लिखवा दिया आप लोगों को, ठीक है। इसी को ही आप लोग क्या बोलते हो, एंटी एजिंग विटामिन। अच्छा क्यों बोला जाता है एंटी एजिंग विटामिन, क्योंकि ना इसके पास में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल सकते हो, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम को डोनेट कर सकता है ये। अगर हाइड्रोजन आइटम डोनेट करेगा तो फ्री रेडिकल कम होंगे, जिसकी वजह से जो एजिंग होती है वो इतनी जल्दी आप लोगों को उस पर्सन में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और अगर कोई आप लोगों से पूछे कि बहुत सारे विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जैसे विटामिन C भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, बट अगर आप लोगों से कोई पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है, विटामिन E होता है भाई। ध्यान रखोगे आप लोग इतना, ठीक है। चलिए डिस्कवर्ड बाय इवांस, डिस्कवर्ड बाय इवांस कब किया गया था, 1922 में। और अगर कोई पूछे कि इसको आइसोलेट कब किया गया था, 1936 में, ठीक है। बाकी सबसे अलग कब किया गया था इसको, 1936 में। ब्लड सीरम लेवल कितनी होती है, ब्लड में से एक पार्ट निकलता है सीरम, ठीक है। तो इसमें इसका ब्लड सीरम लेवल कितना होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, लेस देन 1 mg/dl, क्वेश्चन मार्क भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखोगे। चलो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन फ्री रेडिकल में हेल्प करता है ही। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ इसके अलग से फंक्शन बताऊँ ना, तो अलग अलग से फंक्शन क्या आते हैं इसके, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। फंक्शन क्या होते हैं भाई, प्रोटेक्ट RBC डिस्ट्रक्शन। क्या करेगा, प्रोटेक्ट RBC डिस्ट्रक्शन। कैसे डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट होता है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स कम होंगे। ध्यान से सुनना, अगर बॉडी के अंदर क्या है, फ्री रेडिकल्स कम हैं, तो RBCs के पास में क्या होता है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन फ्री रेडिकल्स की वजह से, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, फ्री रेडिकल्स की वजह से 40 डेज ही सर्वाइव करते हैं।
और इफ़ नो फ्री रेडिकल, अगर कोई फ्री रेडिकल नहीं है तो ये कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है? मोर देन 80 डेज। अगर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है और वो कितने दिन तक सर्वाइव कर रहा है? मोर देन 80 डेज तक। तो क्या लिख सकते हो आप लोग? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ आरबीसीज इम्प्रूव्ड। तो ध्यान रखना, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, एक इसका मैच्योर फॉर्मर आता है अल्काइल प्रोटीन। ये क्या करवाते हैं? आरबीसीज की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, या जो अपने आप को ये सिकोड़ सकता है और रिलैक्स कर सकता है। किसकी वजह से? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन की वजह से। वो कैसी रहती है? इम्प्रूव्ड हो सकती है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट आता है, और कहाँ पर हेल्प कर सकता है ये? मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। किस में हेल्प करता है? अब मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करेगा। मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी, मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए एक और काम क्या आता है भाई? एक्ट इन गोनेट्स। ये किस में काम करता है? गोनेट्स में काम करता है। मेल में टेस्टिस में काम करेगा, और फीमेल्स में कहाँ पर काम करता है? ये ओवेरीज में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैं क्यों बोलता हूँ कि फीमेल्स में कैसे हेल्प करेगा? जो इफ़ नो विटामिन ई, अगर विटामिन ई बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर नहीं है, ध्यान से सुनना, इफ़ नो विटामिन ई, तो क्या होंगे? फ्री रेडिकल्स के नंबर कैसे हो जाते हैं? इंक्रीज्ड। फ्री रेडिकल के नंबर इंक्रीज होंगे, ये डिस्ट्रॉय करता है सेकेंडरी ओसाइट को, डिस्ट्रॉय सेकेंडरी ओसाइट। अगर सेकेंडरी ओसाइट डिस्ट्रॉय हो गया, नो फर्टिलाइजेशन। वहाँ पर फीमेल में आप लोगों को कोई भी फर्टिलाइजेशन दिखाई नहीं देगा। नो फर्टिलाइजेशन, नो चाइल्ड बर्थ। वहाँ पर कोई फीटस या एम्ब्रायो ग्रोथ होता हुआ आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। इतना ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को कि इसको क्या बोल दिया जाता है? एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन। एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन। तो देखो, आप लोगों ने वाइटामिन ई दिया, फ्री रेडिकल के नंबर कम हो गए, सेकेंडरी साइड डिस्ट्रॉय नहीं होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा वो स्पम के साथ, जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पम होगा, डोमिनेंट स्पम होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर वहाँ पर आप लोगों को फर्टिलाइजेशन तो दिखाई देगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो आप लोगों को सीधी सी बात है, वहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनती हुई दिखाई देगी। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद में वहाँ पर फिर आप लोगों को सिंसेट ट्रोफोब्लास्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर प्लेसेंटल फॉर्मेशन आप लोगों को इजीली दिखाई देगी। ठीक है ना। चलिए, इतना हम लोग लिख सकते हैं। देखो, होता क्या है एक्चुअल में? इफ विटामिन ई सीरम लेवल डिक्रीज्ड, अगर विटामिन ई का ना सीरम लेवल डिक्रीज हो गया, तो होता है क्या है एक्चुअली ना, वहाँ पर ना आप लोगों को ना आरबीसीज के नंबर तो कैसे दिखाई दे सकते हैं? नॉर्मल। कैसे दिखाई दे सकते हैं? नॉर्मल। ठीक है ना। सॉरी, अगर विटामिन ई का सीरम लेवल कैसा है? नॉर्मल। माफ़ करना, पहले नॉर्मल का डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आरबीसीज का नंबर कैसे होंगे? नॉर्मल इन नंबर। आरबीसीज का जो साइज़ जो होगा वो भी कैसा दिखाई देगा? नॉर्मल। तो ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि ना इस कंडीशन में ना आप लोगों को नॉर्मोसाइटिक आरबीसीज दिखाई देंगी। मतलब आरबीसीज का जो साइज़ है वो कैसे दिखाई देगा? नॉर्मोसाइटिक आरबीसीज वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगी। अगर आरबीसीज के नंबर और साइज़ दोनों सेम है ना, तो वहाँ पर आप लोगों को हीमोग्लोबिन कैसे दिखाई देगा? नॉर्मल। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल दिखाई देगी, और एक आरबीसीज में लगभग 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मिलते हैं, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? नॉर्मोक्रोमिक कंडीशन। ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है ना। तो अगर आरबीसी के नंबर नॉर्मल हैं तो हीमोग्लोबिन वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल दिखाई देगा। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखोगे। होता क्या है एक्चुअल में, विटामिन ई की वजह से ना एक वॉल्यूम, एक वैल्यू सही मिलती है आप लोगों को, मीन कार्पस्कल वॉल्यूम। ये आप लोगों को कैसे दिखाई देगा? नॉर्मल। और होता क्या है एक्चुअल में, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देता है? एमसीवी। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 80 to 100 फेम्टोलीटर। और ना कहीं कहीं पर ना हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी कर सकता है, लैब टू लैब वेरी कर सकता है, या डायरेक्टली लिख सकते हो 76 to 96 फेम्टोलीटर। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कि आरबीसीज के अंदर मिला हुआ फ्लूइड, जो फ्लूइड मिलता है आरबीसीज के अंदर, वो कितना होता है? इतना। अगर ये वैल्यूज़ अगर आप लोगों को दिख रही हैं तो नॉर्मल है। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी। अगर ऑप्शन में फर्स्ट वाला है तो आप लोगों को फर्स्ट चूज़ करना है, अगर सेकंड ऑप्शन में आता है तो आप लोग सेकंड चूज़ करोगे, बट उस टाइम पे आप लोगों को फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है ना। होता क्या एक्चुअल में, अब फॉर एग्जाम्पल कि मोर देन 100 फेम्टोलीटर कहीं पर वैल्यू आ जाए,
ठीक है, तो क्या लिख देते हो आप लोग, हाईली मैक्रोसाइटिक आरबीसी, हाईली मैक्रोसाइटिक आरबीसीज। मतलब क्या है कि अब वहाँ पर जो आरबीसीज का जो साइज़ है ना वो कैसा हो गया है, इंक्रीज़। फॉर एग्जांपल कि पहले आरबीसी का साइज़ इतना था और बाद में फ्लूइड बढ़ने की वजह से क्या हो गया, आरबीसी का साइज़ बढ़ गया। आरबीसी का साइज़ बढ़ा तो फ्लूइड अंदर ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा वहाँ पर ज़्यादा। कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मोर देन 100 फेम्टो-लीटर, तो उसका नाम क्या दे दिया जाता है, मैक्रोसाइटिक आरबीसीज। इतना आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी मिल जाए, कोई पर्सन आया हमारे पास में और आप लोग क्या देख रहे हो उसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या क्या दिखाई देगा, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा तो डायरेक्टली बोल सकते हो हीमोलाइसिस। क्या दिखाई देगा वहाँ पर, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस होगा, आरबीसीज ब्रेक होंगी तो हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, हीम प्लस ग्लोबिन ब्रेक होगा, हीम से आयरन वगैरह अलग हो जाएगा और ग्लोबिन से फिर क्या हो जाता है वहाँ पर जनरली, सॉरी हीम से फिर वहाँ पर आप लोग क्या बनता दिखाई देगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनता हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ पर आप लोगों को किसके सिम्टम्स बनते हुए दिखाई देंगे, जॉइंडिस के। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव फेलियर। डायरेक्टली लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन फेलियर भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्ने, क्योंकि स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, विटामिन ई कम है तो वहाँ पर आप लोगों को एक्ने वगैरह दिखाई दे सकता है, ट्रंकल एक्ने दिखाई दे सकता है, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो डर्मेटाइटिस। क्या दिखाई दे सकता है वहाँ पर आप लोगों को, डर्मेटाइटिस आप लोगों को उस पेशेंट में दिखाई दे सकता है। ठीक है ना, चलिए अब और देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअल में ना इसके सोर्सेज बहुत बार पूछे जा सकते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स में। सोर्सेज कैसे होते हैं, एक होता है गुड सोर्स, ठीक है, और एक होता है रिचेस्ट सोर्स। गुड सोर्स और रिचेस्ट सोर्स। गुड सोर्स क्या क्या माने जाते हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। प्लांट बेस्ड डाइट जितनी भी आती है ना हमारी, वो क्या बोले जाते हैं, गुड सोर्स। और रिचेस्ट सोर्स कौन से माने जाते हैं, एनिमल डाइट। ठीक है ना, तो प्लांट डाइट में जो जनरली आता है क्या क्या आता है, कोकोनट ऑयल। क्या क्या आता है भाई, कोकोनट ऑयल। ठीक है, उसके अलावा कॉटन सीड, उसके अलावा सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और मैंने जो नट्स के बारे में बोला था आप लोगों को, ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। अब मैं बात करता हूँ एनिमल्स की, तो सबसे पहले फिश लिवर कैसा आता है यहाँ पर, फिश लिवर ऑयल। उसके बाद में मीट जो लोग जनरली कंज्यूम करते हैं, एग, एंड उसके बाद में कर्ड। मैंने क्यों बोला एनिमल, क्योंकि भाई दूध से बनती है कर्ड, ठीक है, इसलिए। चलिए, अगर कोई आप लोगों को बोलता है कि विटामिन ई स्टोरेज कहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों को, लीवर में। ठीक है, इफ़ विटामिन ई आप लोगों ने क्या किया है, ओवर यूज़ किया। क्या किया आप लोगों ने, ओवर यूज़। कहाँ पर स्टोर हो रहा है, लीवर में, तो वहाँ पर क्या कोज कर देगा ये, हिपैटोटॉक्सिसिटी। क्या कोज करेगा, हिपैटोटॉक्सिसिटी। और सबसे पहले अगर हिपैटोटॉक्सिसिटी आई तो फर्स्ट सिम्टम क्या आता है हमारे पास में, जॉइंडिस। क्या दिखाई देगा वहाँ पर आप लोगों को, जॉइंडिस। ठीक है ना। चलिए, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई है वो कहाँ पर होता है, क्वेश्चन मार्क रख लेना भाई इसको, ठीक है ना, ड्यूडेनम में। कहाँ पर होगा इसका एब्जॉर्प्शन, ड्यूडेनम में। अगर सर्जरी होती है ड्यूडेनम की, ठीक है ना, अगर कोई सर्जरी हो जाती है ड्यूडेनम की, फॉर एग्जांपल बिलरोथ 1 या बिलरोथ 2 अगर आप लोग करवाते हो तो वहाँ पर सर्जरी हुई ड्यूडेनम की, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे सकता है, विटामिन ई डेफिशिएंसी। और कैसी डेफिशिएंसी दिखाई देगी, एब्सोल्यूट, मतलब कंप्लीट डेफिशिएंसी आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देगी। और जो परसिस्टेंट जितनी भी डेफिशिएंसी हैं आप लोगों को वहाँ पर दिखाई दे सकती है। ठीक है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में आता हो क्या आएगा, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। जनरली हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, जो रेकमेंडेड जो डाइटरी अलाउंस होता है कि आप लोगों को डेली जो आप लोग फूड खा रहे हो उसमें कितना कितना विटामिन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फेंट की, 1 साल तक के बच्चे की, तो वहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 mg पर डे उसमें आप लोगों को कंज्यूम करवाना है बच्चे को। जो चाइल्ड होते हैं 1 साल से ज़्यादा वाले, 5 साल तक जो आप लोग मान सकते हो, या 12 ईयर्स तक भी मान सकते हो, 10 mg पर डे में चाहिए। अडल्ट में, किस में, अडल्ट में, वो पहले बात करेंगे मैन की, फिर बात करेंगे वुमेन की। तो मैन को कितना चाहिए, 30 mg पर डे, और वुमेन को कितना चाहिए, 25 mg पर डे। ठीक है। उसके अलावा और जो मदर, मतलब अब आप लोग इसमें अलग से कोई वैल्यू नहीं आएगी। कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, क्या है, कोई फीमेल, माफ़ करना, प्रेग्नेंट है, ठीक है, या फिर कोई लेडी लैक्टेटिंग पीरियड में जो मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही हो बच्चे को, तो वहाँ पर ना उसको कितना होता है, एक नॉर्मल अडल्ट मैन की जितनी क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई की। ठीक है ना। तो मैं फिर से अगर आप लोगों को बोल देता हूँ कि भाई आरडीए का अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो कितना कितना होना चाहिए। देखो,
इन्फेंट में कितना होता है 5 mg पर डे, चाइल्ड में कितना होता है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना, 10 mg पर डे। अडल्ट में, मैन में क्या होता है 30 mg पर डे। लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन में भी कितना रिक्वायरमेंट होता है, अडल्ट मेल के जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है 30 mg पर डे की, ठीक है ना। और वुमेन में कितनी होती है, जो नॉर्मल वुमेन होती है विदाउट प्रेगनेंसी और विदाउट लैक्टेटिंग पीरियड, उसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है 25 mg पर डे, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि यार एक्चुअल में होता क्या है कि मैंने आप लोगों को ना यहाँ पर बोला था, पीछे वाले पेज भी देखते हैं कि ना कि विटामिन ई स्टोर कहाँ पर होता है, लीवर में, ठीक है। तो अगर इसका ओवर यूज हो तो क्या मिलता है आप लोगों को, हिपैटोटॉक्सिसिटी मिलेगी। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, पहला सिम्टम दिखाई देता है जॉइंडिस। इसको थोड़ा सा और मैं अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ ना, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो जब कहीं पर किसी पेशेंट में विटामिन ई की वजह से हिपैटोटॉक्सिसिटी दिखाई दे, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना, हिपैटोटॉक्सिसिटी दिखाई दे तो सीधी सी बात है भाई, वहाँ पर ना बाइल का प्रोडक्शन कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल। बाइल का प्रोडक्शन कैसा होगा, अबनॉर्मल नहीं सॉरी, कम हो जाएगा। बाइल का प्रोडक्शन कम हुआ तो फैट इमल्सिफिकेशन कैसा हो जाता है, कम। अगर फैट का इमल्सिफिकेशन कम हुआ तो फिर वहाँ पर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ फैट माल एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर फैट का माल एब्जॉर्प्शन होना शुरू हुआ, क्या हुआ है, फैट का अगर माल एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ है तो कैसे सिम्टम्स आते हैं, सीलियक डिजीज़ जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। कैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, सीलियक डिजीज़ जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, या फिर क्रोन्स डिजीज़। कैसे डिजीज़ आ सकते हैं, क्रोन्स डिजीज़। और ध्यान से सुनना भाई, क्रोन्स डिजीज़ जो है ना इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का पार्ट होता है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को फैट स्टूल दिखाई देगा। कैसे स्टूल दिखाई देता है, फैट स्टूल, या डायरेक्टली बोल सकता हूँ स्टेटोरिया। क्या दिखाई देगा आप लोगों को, स्टेटोरिया, स्टूल विद फैट, या फैट इन स्टूल भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और हिपैटोटॉक्सिसिटी हुई है तो वहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखाई दे सकता है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ क्या दिखाई दे सकता है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना। क्रोनिक लीवर डिजीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको जीआई सिस्टम में पढ़ेंगे, बट फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन सुन लेना आप लोग। क्रोनिक लीवर डिजीज़ आ रहा है तो किसको अफेक्ट करेगा, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स आप लोगों को दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। मैंने बोला था आप लोगों को चाइल्ड बर्थ, जो टोकोन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। अगर इसके विटामिन ई की डेफिशिएंसी अगर ज़्यादा हो रही है या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब या अब यहाँ पर विटामिन ई ज़्यादा यूज़ किया था तो वहाँ पर उसकी वजह से हिपैटोटॉक्सिसिटी हुआ था। अब विटामिन ई लीवर में स्टोर नहीं हो पाएगा, अगर स्टोर नहीं हो पा रहा है तो प्रीमैच्योर बर्थ दिखाई देगा। क्या दिखाई दे सकता है, मदर में प्रीमैच्योर बर्थ दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ना वेरी लो बर्थ वेट बेबी दिखाई देते हैं, VLBW, वेरी लो बर्थ वेट बेबी आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर दिखाई दे सकते हैं, वो आप लोगों को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना यार। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक और मेन पॉइंट आता है, नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स। ये प्लीज़ थोड़ा आप लोग देख लेना, नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स, ठीक है ना, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कैसे इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। नर्वस सिस्टम की वजह से मैंने बोला था कि सिग्नलिंग वगैरह करवाता है, अगर सिग्नलिंग वीक होगी तो मसल वीकनेस आप लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। अटैक्सिया दिखाई देगा, जनरली बोल सकते हो कि जो अटैक्सिया का मतलब क्या होता है, मसल कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इन वॉकिंग क्या होगा, प्रॉब्लम इन वॉकिंग होगा, ठीक है, ठीक है। लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा, अगर लॉस ऑफ बैलेंस है तो पर्सन खड़ा नहीं हो पाएगा, अगर खड़ा नहीं हो पा रहा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन विद बॉडी। नेक्स्ट आता है, अगर ये सब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इन तीनों को मिला करके रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोगों को ठोकर वगैरह लग जाती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, गिरने से बचा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा तेज ठोकर लग जाए तो नहीं बचा पाओगे, वो एक फिजिकल फिनोमिना हो गया। बट इस कंडीशन में क्या होता है, मसल वीकनेस में, अटैक्सिया में, लॉस ऑफ बैलेंस के केस में, वहाँ पर आप लोगों को ना पेशेंट के रिफ्लेक्सेस कैसे होते हुए दिखाई देंगे, वीक या रिड्यूस होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। और विटामिन ई की वजह से एक और प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लेना, नम्बनेस एंड टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, हाथ पैरों की उंगलियों में आप लोगों को क्या दिखाई देगा, नमनेस, सुन्नापन और टिंगलिंग, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ झन्नाटा सा आ गया हाथ पैरों में, सुन्नापन होगा, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रख लेना। क्या बोल दिया जाता है इसको, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अरे क्या बोला जाता है इसको, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन ई की वजह से क्या मिलता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और एक विटामिन B6 की डेफिशिएंसी आती है भाई, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी में क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। क्या होता है वहाँ पर, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये आप लोग ध्यान से सुन लेना। मतलब यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, रिफ्लेक्सेस कम दिखाई देंगे, मोटर रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखना, विटामिन B6 की कमी की वजह से। तो इतना डिफरेंसेस आप लोग ध्यान से रख सकते हो। और कुछ रेयर सिम्टम्स कैसे आते हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। रेयर सिम्टम्स भी आ सकते हैं विटामिन ई की वजह से, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज्ड विटामिन ई, ठीक है ना। देखो क्या क्या आ सकता है, विजन प्रॉब्लम। क्या आ सकता है भाई,
विजन प्रॉब्लम आ सकता है, क्यों? क्योंकि लीवर की टॉक्सिसिटी हुई है, लीवर की टॉक्सिसिटी होगी तो वहाँ पर विटामिन ए का भी स्टोरेज कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पर विजन प्रॉब्लम्स आ सकती है। और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेज में रेटिनल डैमेज हो सकता है। ब्लड के केसेस में क्या आ सकता है, वहाँ पर आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या आएगा भाई? हीमोलाइटिक एनीमिया, क्योंकि सबको पता है कि प्लेटलेट को मैच्योर करवाने का काम कौन करता है? लीवर करेगा। अगर प्लेट ऑलरेडी आरबीसीज मैच्योर नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया था, विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी है तो वहाँ पर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन मैच्योर नहीं होगा, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन मैच्योर नहीं होगा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाएगी आरबीसीज की, तो डायरेक्टली वो स्प्लीन में जाकर के क्या हो जाएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आप लोगों को आरबीसीज का दिखाई देगा, ठीक है ना। और जनरली जो विटामिन ई की जो सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया जो दिखाई देता है ना, जनरली किस में दिखाई देता है? बच्चों में, इन्फेंट में। इसलिए ना उनको विटामिन ई के कैप्सूल्स दिए जाते हैं दूध वगैरह में या फीड में मिक्स करके, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन कलर के कैप्सूल्स आते हैं जेली लाइक, तो उसको आप लोग एक एक कैप्सूल क्या कर सकते हो, डेली दे सकते हो, या फिर धीरे धीरे जब इंप्रूव होता है तो अल्टरनेटिव डेज पर भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है ना। और इम्यून सिस्टम में क्या होगा भाई, वही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि जनरली इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वहाँ पर रेट ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं जनरली अगर आप लोगों को बोलता हूँ तो अगर क्लासिकल ट्रायड आप लोगों से पूछा जा सकता है, भाई ध्यान से सुनना, क्लासिकल ट्रायड ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे क्लासिकल ट्रायड को आप लोग? देखो, क्लासिकल ट्रायड जनरली कुछ स्पेसिफिक सा नहीं है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, एक ट्रायंगुलर बनाओ, ठीक है। पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। नेक्स्ट एटेक्सिया, वीकनेस हो जाती है मसल्स में तो चल फिर नहीं पाएगा। और दूसरा स्केलेटन मसल वीकनेस, क्योंकि सिग्नल वगैरह कम हो रहे तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, स्केलेटन मसल वीकनेस आप लोगों को दिखाई दे सकती है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंटली ध्यान रखोगे, ठीक है। और कैसे याद रखोगे? पास, कैसे याद रखोगे? पास से, पी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ए से एटेक्सिया और एस से क्या याद रखोगे? स्केलेटन मसल वीकनेस, ठीक है। दिस इज योर ए, बी एंड सी, ठीक है ना। चलिए, आप लोग कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई डायग्नोज कैसे करोगे? सीधी सी बात है, डायग्नोज कैसे करोगे? कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पेशेंट इज सफरिंग बाय विटामिन ई डेफिशिएंसी, तो सबसे पहले लो सीरम अल्फा टोकोफेरोल वैल्यू, और नॉर्मल सीरम वैल्यू कितनी है? एटलीस्ट लेस देन 1 mg पर DL तो होनी चाहिए, ठीक है। डिक्रीज सीरम अल्फा टोकोफेरोल लेवल आएंगे तो यहाँ पर कितने से कम हो जाता है? 0.01 mg पर, माफ़ करना 0.04 mg पर DL। मैं फिर से लिख देता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। कितने से कम होगी इसकी वैल्यू यहाँ पर? लेस देन 0.4 mg पर DL। नॉर्मली कितने होने चाहिए? 1 mg से कम होना चाहिए, बट इस केस में कितने वैल्यू कम हो जाती है? लेस देन 0.4 mg पर DL, ठीक है। और डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करोगे कि उसका विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो गया? इंक्रीज्ड आरबीसीज रेस्ट्रिक्शन, मतलब जॉइंटिस के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वही फिर से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में। ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोग क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई पेशेंट में कर सकते हो, ठीक है। उसकी वजह से आप लोग बोल सकते हो कि हाँ पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है? विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। नाउ कम्स विद ट्रीटमेंट, ठीक है ना। ट्रीटमेंट कैसे करोगे? विटामिन ई सप्लीमेंट, मैंने भी बोला कि आप लोग विटामिन ए के कैल्शियम सॉरी फॉर एग्जांपल कि वो सप्लीमेंट दे सकते हो, कैप्सूल्स वगैरह दे सकते हो। उसके बाद डाइटरी मैनेजमेंट क्या कर सकते हो आप लोग? डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल दोगे पेशेंट को फीड में मिक्स करके, वेजिटेबल ऑयल वगैरह दे सकते हो। एक बच्चों में क्या आता है? MCT ऑयल दे सकते हो, ठीक है। मल्टी चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये दे सकते हो। नेक्स्ट आता है नट्स, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, ये सब कुछ आप लोग मिक्स कर दे सकते हो, ठीक है ना। बच्चे को खाने के लिए वीट जम दे सकते हो, या अडल्ट में जो प्रॉब्लम उसको दे सकते हो, ठीक है ना। और अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल फॉर एग्जांपल स्पिनच वगैरह दे सकते हो, ठीक है। ये सब आप लोग पेशेंट में दे सकते हो। एक जो अदर डिजीज़ डेवलप हुई हैं, फॉर एग्जांपल जॉइंटिस वगैरह हो सकती हैं, ठीक है ना। अदर डिजीज़ फॉर एग्जांपल अंडरलाइंग डिजीज़ को क्या करोगे आप लोग? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दोगे। अंडरलाइंग डिजीज शुड बी ट्रीटेड अलोंगसाइड विद विटामिन ई डेफिशिएंसी, ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों से रिलेटेड कि व्हाट विल बी योर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नर्सिंग ऑफिसर? यू आर पोस्टेड इन फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक वार्ड और इंटेंसिव केयर यूनिट इन पीडियाट्रिक्स। तो आप लोग वहाँ पर क्या करोगे? आप लोगों का काम है, यू विल लुक फॉर प्रॉपर डाइट रीमॉड्यूल। जो भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ने जो पेशेंट को डाइट प्रिस्क्राइब करी है,
तो आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग उसको प्रॉपरली क्या करोगे, पेशेंट को इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब पेशेंट को दोगे। इधर इट शुड बी गिवन विद ओरल रूट और एनजी ओजी जो भी पेशेंट को डला हो उसके थ्रू आप लोग फीड में मिक्स करके दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो पेशेंट को आप लोग कैप्सूल्स वगैरह दे रहे हो, ठीक है ना, ड्यूली टाइम पे आप लोग क्या करोगे, उसको देना है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम बना लेना है, ठीक है। ध्यान से देखना, आप लोगों को ओडी पर डे देना है, किस तरीके से देना है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आप लोगों को उसको फॉलो करना है, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज पर दे सकते हो और वीकली दे सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यह आप लोगों का काम है। दूसरा, किसी पेशेंट को अगर जॉइंटिस के सिम्टम्स आ जाएं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, जॉइंटिस के सिम्टम्स आ जाएं तो यू नीड टू लुक फॉर लीवर एंजाइम्स। क्या देखना है आप लोगों को, लीवर एंजाइम्स के लिए देखना है। तो मतलब वहाँ पर पेशेंट का SGOT SGPT ये आप लोगों को देखना है, या डायरेक्टली लिख सकते हो AST या फिर ALT। जो न्यू नेम्स है ना वो है AST और ALT। तो जनरली AST ALT मिलेगा आप लोगों को, वो भी आप लोगों को देखना। अगर वहाँ पर कोई वैल्यू एबनॉर्मल है, यू नीड टू और यू शुड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर ऑन ड्यूटी, या जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, उनको आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिकली यही आप लोगों का नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो विद कमेंट सेक्शन।